नमस्ते। क्या यह सचमुच तेल की लड़ाई है या फिर डोनाल्ड ट्रंप जैसे नेताओं के अहंकार की जंग, जो खुद को दुनिया का ठेकेदार समझ बैठते हैं? क्या यह लोकतंत्र बचाने का मिशन है या फिर उस पुराने औपनिवेशिक डीएनए का नया संस्करण, जिसमें बंदूक की जगह डॉलर और बम की जगह प्रतिबंधों ने ले ली है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब यह सब खुली आंखों के सामने हो रहा है, तब रूस और चीन जैसे देश भी क्यों सवाल उठाने से बचते हैं? और भारत क्यों अब भी गांधी के 3 बंदरों की तरह आंख कान मुंह बंद किए बैठा दिखाई देता है? वेनेजुएला वही देश जिसके नीचे दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु तेल भंडार दबा पड़ा है, लगभग 303 अरब बैरल, सऊदी अरब से भी ज्यादा। ईरान, इराक, कुवैत सब पीछे। और संयोग देखिए कि पिछले 20 वर्षों में अमेरिका की विदेश नीति जिन देशों के इर्द गिर्द घूमी है, उनमें या तो तेल है या फिर वे किसी ऐसे इलाके में हैं जहां तेल की सप्लाई लाइन गुजरती है। इराक हो, लीबिया हो, सीरिया हो या फिर अब वेनेजुएला, कहानी अलग दिखती है, लेकिन स्क्रिप्ट लगभग एक सी रहती है। अमेरिका आधिकारिक तौर पर कहता है कि वेनेजुएला में वह लोकतंत्र बहाल करना चाहता है। सवाल यह है कि लोकतंत्र की चिंता अमेरिका को तभी क्यों सताने लगती है जब किसी देश की सरकार वॉशिंगटन की जेब में न बैठी हो। सऊदी अरब में न चुनाव है, न अभिव्यक्ति की आजादी, न विपक्ष, लेकिन वह अमेरिका का सबसे भरोसेमंद दोस्त है। पाकिस्तान में फौज सरकार गिराती बनाती रहती है। लोकतंत्र नाम की चीज मजाक बन चुकी है, फिर भी हर साल अरबों डॉलर की मदद मिलती है। लेकिन वेनेजुएला में अगर जनता बार बार निकोलस मादुरो को वोट देती है, तो वही चुनाव अमेरिका को फर्जी लगने लगते हैं। 2018 के राष्ट्रपति चुनाव में मादुरो को लगभग 67% वोट मिले थे। पश्चिमी मीडिया ने चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठा दिए, लेकिन यह भी सच है कि विपक्ष का एक बड़ा हिस्सा खुद चुनाव से दूर रहा। क्या किसी देश के विपक्ष की नाकामी को विदेशी हस्तक्षेप का लाइसेंस बना दिया जाना चाहिए? अगर कल भारत में कोई विपक्ष चुनाव का बहिष्कार कर दे, तो क्या अमेरिका को यह अधिकार मिल जाएगा कि वह नई दिल्ली में बैठकर तय करे कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है? अमेरिका ने वेनेजुएला पर पहले आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 2017 से शुरू हुए ये प्रतिबंध 2019 के बाद और कठोर हो गए। वेनेजुएला की सरकारी तेल कंपनी PDVSA को अमेरिकी वित्तीय सिस्टम से काट दिया गया। नतीजा यह हुआ कि देश की तेल आय, जो कभी सालाना 90 अरब डॉलर के आसपास थी, वह घटकर 2010 में 10 अरब डॉलर से भी नीचे चली गई। दवाइयों की कमी, खाद्यान्न संकट, महंगाई, इन सब का खामियाजा आम जनता ने भुगता। फिर वही अमेरिका कहता है कि देखिए, मादुरो सरकार अपने लोगों को भूखा मार रही है। यह वही मॉडल है जो इराक में इस्तेमाल हुआ था। पहले प्रतिबंध, फिर मानवीय संकट, फिर मीडिया के जरिए नैरेटिव की सरकार क्रूर है, फिर रिजीम चेंज की कोशिश। 2019 में अमेरिका ने खुद तय कर लिया कि वेनेजुएला का राष्ट्रपति कौन होगा। जुआन गुएडो, जिसे जनता ने कभी राष्ट्रपति नहीं चुना, उसे व्हाइट हाउस ने अंतिम राष्ट्रपति घोषित कर दिया। क्या यह किसी स्वतंत्र देश की संप्रभुता का खुला मजाक नहीं था? आज स्थिति यह है कि अमेरिका ने मादुरो पर ड्रग्स तस्करी और नार्को टेररिज्म जैसे आरोप लगाए हैं और उन पर इनाम घोषित किया गया है। लेकिन सवाल उठता है कि ड्रग्स तस्करी अगर अंतर्राष्ट्रीय अपराध है, तो फिर पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के खिलाफ ऐसा रवैया क्यों नहीं? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट बताती है कि अफगानिस्तान दुनिया का लगभग 80% अफीम उत्पादन करता है। तालिबान के सत्ता में आने के बाद भी यह धंधा खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तान लंबे समय से ड्रग ट्रांजिट रूट रहा है। चीन से फेंटानिल और उसके रॉ मेटेरियल की सप्लाई अमेरिका में ओपियोइड संकट की बड़ी वजह रही है। हर साल अमेरिका में करीब 70,000 से ज्यादा लोग ड्रग ओवरडोज से मरते हैं। लेकिन क्या अमेरिका ने इन देशों पर कब्जा करने की कोशिश की? नहीं, क्योंकि वहां तेल नहीं है, या फिर वे अमेरिका की रणनीतिक जरूरत है। यहीं पर दुनिया की चुप्पी सबसे ज्यादा खतरनाक लगती है। वही दुनिया जो भारत के आंतरिक मामलों में बयानबाजी करने में सेकंड नहीं लगाती। कश्मीर पर प्रस्ताव, बयान, सेमिनार, मोमबत्तियां। लेकिन जब हांगकांग में चीन खुलेआम एक देश दो सिस्टम को दफना देता है, तब वही दुनिया कूटनीतिक भाषा में चिंता जताकर आगे बढ़ जाती है। ताइवान पर चीन की सैन्य धमकियों पर बयान आते हैं,
लेकिन ठोस कार्रवाई नहीं। और वेनेजुएला के मामले में तो मानो सबको सांप सूंघ गया हो। संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाएं जिनका काम शक्तिशाली देशों को रोकना था, आज मदारी का पिटारा बनती जा रही है। वीटो पावर के दम पर बड़े देश हर फैसले को अपने हिसाब से मोड़ लेते हैं। अमेरिका जब चाहता है नियम तोड़ता है, जब चाहता है नियमों का रक्षक बन जाता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून आज कमजोर देशों के लिए सख्त और ताकतवर देशों के लिए लचीला हो चुका है। अब जरा भारत के संदर्भ में सोचिए, अगर भारत कल यह कह दे कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से होने वाली आतंकवाद और ड्रग्स तस्करी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है। आंकड़े भी मौजूद है। पाकिस्तान से संचालित आतंकवाद ने पिछले 3 दशकों में भारत में हजारों जानें ली हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब, मुंबई हमले सब इसके उदाहरण हैं। ड्रग्स की सप्लाई ने पंजाब और उत्तर भारत के युवाओं को खोखला किया है। बांग्लादेश सीमा से अवैध घुसपैठ और तस्करी के आंकड़े भी किसी से छुपे नहीं हैं। अगर भारत यह कहे कि वह अपनी सुरक्षा के लिए प्रीएम्प्टिव एक्शन ले रहा है, तो क्या यही दुनिया चुप रहेगी? क्या संयुक्त राष्ट्र चिंता तक सीमित रहेगा, या फिर भारत को आक्रामक, विस्तारवादी और अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने वाला घोषित कर दिया जाएगा? जवाब हम सब जानते हैं, क्योंकि नियम सबके लिए बराबर नहीं है। भारत के पास आज सामर्थ्य है। जीडीपी $4 ट्रिलियन के पार है। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी युवा आबादी, मजबूत सेना, परमाणु शक्ति। लेकिन समस्या सामर्थ्य की नहीं, मानसिकता की है। भारत अब भी नैतिक उपदेशों और वैश्विक स्वीकृति के भ्रम में फंसा रहता है, जबकि दुनिया अब नैतिकता से नहीं, शक्ति संतुलन से चलती है। वेनेजुएला का मुद्दा इसलिए महत्वपूर्ण नहीं है कि माद्रो सही है या गलत। मुद्दा यह है कि क्या किसी देश को यह अधिकार है कि वह दूसरे देश की सरकार, उसकी अर्थव्यवस्था और उसके भविष्य को अपने हितों के हिसाब से तय करे। आज अगर यह वेनेजुएला है तो कल कोई और होगा, और परसों शायद वही देश होंगे जो आज चुप है। इतिहास गवाह है कि जो देश दूसरों की लड़ाई को तमाशा समझकर देखते हैं, एक दिन वही तमाशा उनके दरवाजे पर आता है। भारत के लिए यह समय आत्ममंथन का है। न तो अमेरिका का अंध समर्थन समाधान है, न ही आंख बंद करके तटस्थता। दुनिया में सम्मान वही पाता है जो अपने हितों की रक्षा करना जानता है। वेनेजुएला की कहानी दरअसल आने वाले समय की चेतावनी है। एक ऐसी चेतावनी जिसे अगर आज न सुना गया तो कल बहुत देर हो जाएगी। दुनिया की चुप्पी सबसे बड़ा अपराध है, और इतिहास हमेशा चुप रहने वालों को कटघरे में खड़ा करता है। यही असली सवाल है, यही असली लड़ाई है, और यही वह सच है जिसे चाहे जितना दबाने की कोशिश की जाए, एक दिन सामने आकर रहेगा। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।